क्या ऐसा वो पल था जिस समय आपने सोचा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? प्रेरणा राजनीति में आने की मिली जिनके साथ में रहा और जिनसे मैंने सीखा। हरिदत्त शर्मा जी वो मेरे गुरु थे। भट्टा परसोल आखिर घटना क्यों हुई थी? वह जमीन जिस पर सदियों से वो खेती भी कर रहा है, अपना घर परिवार भी चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, शादियां करता है, जी। उसको एकाएक छीन लिया जाए कम दामों में। तो ये फेस सेगमेंट जो है कब कितनी जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है? फ्लाइट जो है कब इस पे जो हम जैसे लोग कब इस पे यात्रा कर सकते हैं? और क्रिस्टोफ ने बताया कि हम 15 दिसंबर तक इसे संचालित करने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कि विदेश पे एयरपोर्ट पे देखता हूँ कि वहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर गेट पे पुलिस को मैन पावर कम करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। स्मार्ट टेक्नोलॉजी विदेशों की तर्ज पर यहाँ उपयोग होने जा रही है। जी। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी लोग देखें तो क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा की वजह से यमुना आने वाले समय में क्या सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल यानी रेवेन्यू कमाने वाला अथॉरिटी बनेगा इन तीनों अथॉरिटीज़ पे? क्योंकि आजकल देश के अलावा लोकल मार्केट के अलावा दुनिया के मार्केट पर ज़्यादा नज़र रहती है। जी, सीधे सीधे कहा जाए तो जो एक कानून व्यवस्था का सवाल हमेशा गौतम बुद्ध नगर पर रहा है वो बिल्कुल अब जीरो हो चुका है। महिला एंटरप्रेन्योर्स थी बहुत, जो नोएडा में भी काम करती हैं, दिल्ली रहती हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम 6 बजे यहाँ से भाग जाते थे दिल्ली अपने घरों को, और आज हम रात को 12 बजे भी जाते हैं तो हमें कोई डर का एहसास नहीं होता। किसी की जमीन उठाई और आपने बेच दी, आप सरकार है तो ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई नियमावली बनी हुई है? मैंने कोई ऐसी नियमावली नहीं है। जब ये मैंने सरकार के संज्ञान में लाया, मुख्यमंत्री भी इसमें सख्त हुए। कमिश्नर सिस्टम आने के बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी मजबूत हुई? आज IPS रैंक के दर्जनों अधिकारी हैं। क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम भी तेज हुआ है। उत्तर प्रदेश की विकास की उड़ान अब आसमान छूने जा रही है। देश का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके पीछे वो चेहरा जिसने किसानों से संवाद करके असंभव जो होता है ना, असंभव को संभव कर दिखाया। आज दी डेमोक्रेसी विद दीपक शर्मा में हमारे साथ हैं जेवर के लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष धीरेन्द्र सिंह जी। हम बात करेंगे उनसे अपने सपने की जो अब हकीकत बनने जा रहा है, एयरपोर्ट से एम्प्लॉयमेंट तक, किसानों से इंडस्ट्रियल हब तक। आइए जानते हैं कैसे जेवर बनेगा उत्तर भारत का नया आर्थिक द्वार। तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो जैसे शुरुआत होती है कि हम विकास से ही शुरुआत करते हैं, राजनीतिक परिचर्चा करते हैं, एक इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कोई किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे उभरते हुए शहर के अंदर रहते हैं जहाँ पे IT हब, डिजिटल हब और सोशल मीडिया हो, चाहे विज्ञापन प्रचार प्रसार हो, बच्चा बच्चा जानता है कि धीरेन्द्र सिंह कौन है, जेवर से विधायक हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन करने की कोई मोहताज नहीं है। फिर भी हम एक छोटा सा पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं कि आपका ये जो सफ़र था, क्योंकि कुछ लोग जो अनसुने किस्से होते हैं ना वो जानना चाहते हैं कि आपका सफ़र ये राजनीति में आपने कैसे इंटरेस्ट लिया? क्या ऐसा वो पल था जिस समय आपने सोचा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, और अब वो सही समय है, या आपको किसी के मार्गदर्शन में राजनीति की शुरुआत करी? और वो ऐसा कौन सा पल था जो आपको एक राजनीतिक तरफ खींच के लेके आया? देखिए, मैं एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जी और जेवर के पास ही कस्बा रबूपुरा है, वहीं मेरा जन्म हुआ। जी जी। लेकिन मुझे एक समृद्ध विरासत मिली परिवार की, जो सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि रखती थी। जी क्योंकि जेवर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, मैंने वो दौर भी देखे हैं जी जब आवागमन के रास्ते नहीं थे, वहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं था। मेरे क्षेत्र के बहुत लोग पलायन करके दूरस्थ शहरों की ओर चले गए। अच्छे अच्छे कारीगर मेरे यहाँ थे, मैं देखता था, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था, कपड़ा बुनने के लिए बुनकरों का एक पूरा मोहल्ला मेरे यहाँ हुआ करता था। तो बचपन में मैं बड़े ध्यान से उन लोगों को काम करते देखता था, लेकिन जब कोई जीवन यापन का जरिया नहीं रहा वहाँ, तो धीरे धीरे वो लोग अपने पुश्तैनी धंधे छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए। तो मुझे वो बड़ा खलता था कि एक समृद्ध व्यवस्था जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, वह धीरे धीरे उजड़ रही है।
जी। मैंने 12वीं की वहीं से कस्बा रबूपुरा से ही। उसके बाद मैं सेंट जॉन्स चला गया आगरा यूनिवर्सिटी। जी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से की। जी। फिर मैं जब वापस गांव आया तो मैंने फिर वही स्थितियां देखी कि मेरे यहाँ के नौजवान सुबह 4 बजे उठते थे और दिल्ली के लिए नौकरी पर वो ट्रेन पकड़ते थे जी। चोला रेलवे स्टेशन से। जी। वही चोला रेलवे स्टेशन जो अब हमारा एयरपोर्ट का मुख्य स्टेशन होगा, जी। जहाँ पूरा लॉजिस्टिक हब का विकास होने जा रहा है। और रात को वो नौजवान 9-10 बजे घर को लौटते थे और फिर सुबह 4 बजे उठकर जाना। जी। तो ये जो मुफलिसी का दौर था उस क्षेत्र का, वो मैंने गंभीरता से देखा। जी। और मुझे प्रेरणा राजनीति में आने की मिली हमारे एक जिनके साथ में रहा और जिनसे मैंने सीखा, हरिदस शर्मा जी। वो मेरे गुरु थे, ब्लॉक जी। प्रमुख भी रहे वो उस क्षेत्र के। जी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं विधायक बनूं और इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करूं जो इसका पिछड़ापन दूर हो सके। जी। तो चूंकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज थी हमारी और जो लोकसभा सीट थी वो खुर्जा थी, जेवर सन 1952 के बाद से रिजर्व चल रही थी, तो ऐसा कोई मौका नहीं था जिससे चुनाव लड़ा जा सके। क्षेत्र के बाहर लड़ने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो कि मकसद तो अपने क्षेत्र का विकास था। जी। खैर, जब मैं पहला चुनाव लड़ा सन 2012 का, जी। तो वो मैंने कांग्रेस से लड़ा, लेकिन तब तक हरिदस शर्मा स्वर्ग से धार चुके थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ के जीतूं। जी। और 2012 में जीत के नज़दीक पहुंचते पहुंचते मैं वो चुनाव हार गया। जी। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से 2017 में मुझे टिकट मिला जी। और वो चुनाव मैंने जीता। और उसके बाद मेरी जो राजनीतिक यात्रा है वो सही तरीके से प्रारंभ हुई। जी। लेकिन उससे पहले भी सन 2006 में जी। जो कस्बा रबूपुरा है वो छोटी म्यूनिसिपैलिटी है, मैं वहाँ का चेयरमैन भी रहा। जी। तो काम करने का तरीका मैंने उस दरमियान सीखा। जी। उससे पहले मेरी भाभी चेयरमैन थी, तो काम दाम जो डेवलपमेंट के थे वो मैं ही देखता था कैसे होना है। जी। तो उससे मुझे तजुर्बा प्राप्त हो गया काम करने का। 2017 में बनने के बाद मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। राजनीति में आने का मकसद क्षेत्र की मुफलिसी, नौजवानों की वो दुर्दशा जो मैंने देखी थी, उनकी क्या ज़िंदगी पारिवारिक रही होगी, जो लोग सुबह 4 बजे उठकर नौकरी करने के लिए निकल जाते थे। असंख्य वो कारीगर, दस्तकार लोग जो धीरे धीरे मेरा क्षेत्र छोड़कर अन्य कहीं अपने पुरातन कामों को छोड़कर और कामों के लिए निकल गए। तो ये मेरे मन में एक भावना थी कि आखिर कब यह क्षेत्र विकसित होगा, कब इस लायक बन पाएगा कि यहाँ के लोग तो कहीं बाहर जाए ना, बल्कि बाहर के लोगों को यहाँ ऐसा मौका मिले जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में आया। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आपकी जो शुरुआती राजनीतिक सफ़र था, कैसे आपने, क्योंकि एक जैसे आपने रबूपुरा का नाम लिया, क्योंकि नगर पंचायत है वो, और नगर पंचायत से जब भी कोई राजनीति की शुरुआत होती है तो ना विकास डेवलपमेंट आराम से सीखा जा सकता है, क्योंकि जो आपने जिस तरीके से तजुर्बे को अपने बताया, क्योंकि कांग्रेस से आपकी शुरुआत थी, उसके बाद आपने विचारधारा अपनी चेंज करी और आप बीजेपी की तरफ आए। बीजेपी से आपको टिकट भी मिला, क्योंकि पार्टी ने आप पे भरोसा भी जताया और उस भरोसे को आपने कायम भी रखा, और आप इस समय 2 बार यानी कि सेकंड टर्म के एमएलए हैं। फर्स्ट टाइम जब आप एमएलए बने थे उस समय पे, क्योंकि 2017 यानी कि बहुत समय बाद बीजेपी शासन में आई थी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, यानी कि जो इस समय सरकार है वो चल रही है। उस समय जब आपने पहली बार जब आप एमएलए बने तो लोगों के, क्योंकि पहले भी आप जाहिर सी बात है एक नगर पंचायत को आपने नेतृत्व किया है, अचानक एमएलए बनने के बाद वहाँ के लोगों का, क्योंकि जाहिर सी बात है जुड़ाव होगा तभी आप विधायक बन पाए थे, तो वहाँ की जो समस्याएं, जैसे कि मैं, क्योंकि आज ना मेरा जो सेगमेंट है वो हम सिर्फ, क्योंकि हमारे भव्य एयरपोर्ट का बहुत जल्दी उद्घाटन होने जा रहा है, तो मेरा जो आज एजेंडा है, जो पॉडकास्ट का एजेंडा है, वो लोगों को बताना है। इस मकसद से मैंने आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया था कि एयरपोर्ट की शुरुआत के समय पे जब आप फर्स्ट टाइम एमएलए थे, तो क्या ये आपका पहले से सपना था या जब आप एमएलए बने तभी से आपकी नींव, क्योंकि उसी समय से इसकी नींव रखी गई थी,
तो ये शुरुआत से थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि आखिर एक संग ऐसा क्या हुआ, ये गवर्नमेंट का कोई सर्वे हुआ, ये आपने अपनी तरफ से रखा है, या यहाँ के लोकल के लोग जो थे उनकी समस्याओं को देख के आपने इस कड़ी को आगे बढ़ाया था? देखिए, आपको बहुत अच्छा सवाल है। सन 2017 में जब हम लोग विधायक बने और हमारी पहली विधानमंडल दल की बैठक लोक भवन में थी, जी। वो एक परिचयात्मक बैठक थी जिसमें सभी विधायक अपना परिचय जी। दे रहे थे खड़े होकर। मुख्यमंत्री थे सामने जी। और सभी वरिष्ठ नेतागण थे। जी। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने खड़ा होकर कहा कि मुख्यमंत्री जी, मेरा परिचय जेवर है, वो जेवर जो आज़ादी के बाद से कहीं विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। जी। यद्यपि उसके आसपास का जो इलाका है, वो नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, वो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन उसी जनपद में होने के बावजूद हम लोगों के पास ना कोई नौकरी का साधन और ना ही कोई आवागमन के साधन जिससे हम जिला मुख्यालय जा सकें। जी। और फिर मैंने आगे बताया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में जी। पार्टी को आने वाले समय में 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है, तो वो आप लोग कैसे करेंगे। जी। मैंने फिर कहा, मैं बताता हूँ, वो रोजगारों का सृजन हम जेवर के माध्यम से कर सकते हैं। जी। कभी किसी भाषण में नोएडा माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि नोएडा अब इस तरीके से विकसित हो रहा है कि यहाँ एक एयरपोर्ट भी होना चाहिए। होना चाहिए। ये किस समय पे कहा था उन्होंने? ये काफ़ी पुरानी बात है। जी। 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 मतलब ये मेरा पुरानी ख्याल ही। 25 साल पुरानी बात होगी, जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। रही होगी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त की बात हो सकती है। मैं सुनता चला आया था जी। इसे। और उसके बाद मायावती जी के समय में भी ये कयास लगाए गए कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए, जी। लेकिन चूंकि वो फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई, फिर समाजवादी की सरकार आई। जी। अखिलेश जी का इरादा था कि इस एयरपोर्ट को फिरोजाबाद ले जाया जाए, जी। लेकिन वो नाकाफ़ी और अधूरे मन के प्रयास थे। जी। फिर मैंने विधानमंडल दल की बैठक में ही सुझाया कि 10 लाख रोजगारों का सृजन जेवर में एयरपोर्ट स्थापित होने से हो सकता है। जी। इसके कारण मैंने बताया कि हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओवरबर्डेड होने जा रहा है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि अगर मुरादाबाद बरेली के लोग दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ें तो उन्हें जितना समय मुरादाबाद से दिल्ली के आउटर पे पहुंचने में लगता है, जी। उतना ही समय एयरपोर्ट पहुंचने में लगता है। तो भविष्य में हमें एक एयरपोर्ट की और ज़रूरत होगी, क्योंकि विदेशों में भी हमने देखा है कि बड़े शहरों में 3-3 4-4 एयरपोर्ट होते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो उन एयरपोर्ट से भरपाई हो जाती है जी। यात्रियों की। और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आएगा, निश्चित तौर से वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट भी विकसित होगी, अच्छे निवेशक आएंगे, जिससे रोजगारों का सृजन होगा। जी। तो ये भौगोलिक स्थिति, ज़रूरत और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, इन सारी चीज़ों से माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ में आया जी। और उन्होंने उसे गंभीरता से सुना। फिर एक दिन उन्होंने कहा, भाई वहाँ तो भट्टा पारसोल है, जी। वहाँ तो 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियाँ चलती हैं, ज़मीन कैसे मिलेगी। जी। मैंने कहा, देखिए हमने मुफलिसी देखी है बहुत ज़्यादा आज़ादी के बाद से, मैं प्रयास करूँगा, आप प्रपोज़ल को आगे बढ़ाइए। जी। तो मैंने बिना किसानों से बात करे ही उनसे कह दिया कि मैं इस काम को करूँगा। जी। अब जब वो प्रयास आगे बढ़ निकले और मंजूरियाँ मिलती चली गई भारत सरकार से, जी। 2018 में अगस्त का महीना था, हमारा सत्र चल रहा था मानसून, तो ये खबरें आने लगीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अखबारों के माध्यम से कि जेवर एयरपोर्ट में किसान सहमति नहीं दे रहे, ये एयरपोर्ट हरियाणा अथवा राजस्थान ट्रांसफ़र हो सकता है। जी। क्योंकि वहाँ की सरकारें भी प्रयासरत थीं कि इस अच्छे प्रोजेक्ट को वो हथिया लें। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से तो हम एक ऐसी परियोजना लाएं जो वहाँ की तस्वीर को बदल सकती है, वहाँ के भविष्य को बदल सकती है। अगर ये प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल गया तो फिर से अंधकार में जेवर आ जाएगा। बाद आपने देखा होगा कि इस ज़िले में सारी एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट की रुक गई थी। जी। जी।
यमुना प्राधिकरण की ऐसी नीतियां थीं पुराने अधिकारियों की, उन्होंने निष्प्रयोज्य ज़मीनों को खरीदा, वो कर्ज में डूबकर बंद होने के जी कगार जी पर जी। था। ग्रेटर नोएडा भी भारी कर्ज में था। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं गया विधानसभा में। मैंने अध्यक्ष जी से परमिशन ली कि मुझे बीच में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर मैं वापस अपने क्षेत्र में आया और मैंने बहुत सोचा कि मैंने हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। भट्टा पारसोल आंदोलन में मैंने भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किया, किसानों के हकों की बात की। सन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बनवाने में हम सभी किसान भाइयों के साथ मिलकर हमने जो प्रयास किए, कहीं ऐसा ना हो कि अधिग्रहण की जल्दी में किसानों के वो अधिकार खत्म हो जाएं। तो ये द्वंद्व मेरे मस्तिष्क में था, लेकिन मैंने तय किया कि हो सकता है आज हमारे किसान भाइयों को जो मिलने वाले फ़ायदे हैं वो कुछ कम नज़र आएं, जी लेकिन उससे जो हमारे आने वाला भविष्य है, हमारी आने वाली नस्लें, उनके लिए एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जो खुशहाली की तरफ जाएगा। जी तो मैंने अपने द्वंद्व को छोड़ते हुए उस रास्ते को चुना कि नई एयरपोर्ट बनना चाहिए। और मैं किसानों के बीच में गया, मैंने उनसे चौपालें की जगह जगह, घर में जाकर उन्हें समझाया कि बड़ी मुश्किल से एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिला है हम्म और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं हम्म और वो प्रोजेक्ट 403 में से जेवर को मिला और उसके बाद भी वो यहाँ से चला जाए जी तो मैं तो अपने आप को माफ़ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको माफ़ नहीं करेंगी। जी धीरे धीरे एक रास्ता बना हमारी वार्ता के बाद और किसानों ने सहमति देनी आरंभ कर दी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि 15 दिन मुझे घूमना पड़ा किसानों के बीच में। जी फिर हमने जब सहमति का आंकड़ा पूरा कर लिया, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हमने सहमतियाँ सौंपी और उस प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हुआ, जो पूरे उत्तर भारत के लिए एक ऐसी सौगात है जो इसे पूरा इलाके को वो परिवर्तित करने में सक्षम है। जी और यह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे हम अब शुरू करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र, ये उत्तर प्रदेश की जीडीपी का तो बहुत बड़ा आधार बनेगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब देश के विकास की बात होगी या विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं की बात होगी तो जेवर एयरपोर्ट का नाम अवश्य लिया जाएगा और हम देश के लिए भी 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें भी हमारा जेवर क्षेत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। जैसे आपने एक विस्तार से बताया कि सपना किसका था और सपने को साकार करने का काम किस सरकार में हुआ। लोगों ने सोचा भी, अदर स्टेटों ने भी सोचा कि ये योजना, क्योंकि ये जो योजना है ये एक योजना नहीं है, ये एक भविष्य है। क्योंकि हर किसी के लिए आने वाले समय में ट्रैफिक हो, जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्षेत्र उतना ही है। अब डेवलप होने में कितना समय लगता है उसके अनुसार, क्योंकि जितना अभी आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फ्लाई करने वाला शहर बना है। सबसे ज़्यादा जो यात्री होते हैं वो अपने उत्तर प्रदेश से यात्रा करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यात्रा भी इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा सूबा है, राजनीति के हिसाब से भी, पर्यटन के हिसाब से भी होने जा रहा है। और इस समय पे देखा जाए तो पॉपुलेशन तो है ही, डेवलपमेंट के बारे में भी होने जा रहा है। जिस तरीके से जो ग्रोथ इंजन है यानी कि योगी आदित्यनाथ के विजन में, वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से एक सपना देखा गया था वो उसकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए यूपीआईटीएस यानी कि इन्वेस्टर समिट के दौरान आपकी सरकार काम कर रही है। लेकिन सिर्फ योजना, मैंने जैसे कहा, सिर्फ आज मैं एयरपोर्ट से ही रिलेटेड रहूँगा। जैसे आपने बताया, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट भट्टा पारसोल, अभी एक समय अभी शायद चल भी रही होगी, अभी कुछ समय पहले एक सीरीज भी आई थी, मूवी आई थी भट्टा परसोल की, उसमें स्टोरी भी दिखाई थी। तो भट्टा परसोल एक ऐसा यहाँ का एक इतिहास रहा है जिसको लोग लेके याद करते हैं, जिसको लोग लेके सोचते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब भट्टा परसोल का, यानी कि मैं तो यही बोलूँगा, घटना या कांड कुछ भी, आप उस समय पे राजनीति में एक्टिव थे, भट्टा परसोल आखिर घटना क्यों हुई थी? देखिए, आपने देखा होगा हमारा हाईवे बना, यमुना एक्सप्रेसवे, जी और ब्रिटानिया हुकूमत का कानून था
1894 का वो ज़रूरत महसूस हुई भारत में, जब अंग्रेज़ों ने विकास की योजनाएं आरंभ की। जी उनका मकसद तो ये था कि यहाँ के विकास से वो अपने देशों को समृद्ध बनाएं। जी इसलिए उन्होंने कानून भी ऐसा ही बनाया जिसमें किसानों के अधिकारों को बहुत कम रूप में रखा और ज़मीन छीनने के अधिकारों को बढ़ा चढ़ा कर रखा। जी तो इस लूट का पर्दाफाश जब हुआ, जी जब लोगों ने देखा कि बहुत औने पौने दामों में 400 से 500 रुपए में किसानों से ज़मीनें लेकर जी बिल्डर उसे मुंह मांगे दामों में बेच रहे हैं। जेपी को एक प्रोजेक्ट दिया सरकार ने जी और हाईवे बनाने की एवज में अरबों रुपए की ज़मीन उसे चंक दिए गए उत्तर प्रदेश में। जी तो जेपी ने उसे डेवलप करके 40-40 हज़ार रुपये मीटर में बेचना आरंभ किया। जी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो हमारी ज़मीन है जहाँ मैं रहता हूँ, भट्टा पारसौल के आसपास, वो जी 800 रुपये पर स्क्वायर मीटर ली गई थी। जी जेपी को वो उसी रेट में दे दी गई। जी जेपी ने उसे गॉडसंस को दे दिया। जी गॉडसंस ने उसे 40 से 60 हज़ार रुपये मीटर में बेचा। जी जिन लोगों ने ज़मीनें वो ली, आज वो उसे 1.5 से 2 लाख रुपए मीटर बेच रहे हैं। जी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसान के जीवन यापन का जरिया उसकी ज़मीन होती है। वह ज़मीन जिस पर सदियों से वो खेती भी कर रहा है, अपना घर परिवार भी चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, शादियां करता है, जी उसको एकाएक छीन लिया जाए कम दामों में, बिना ये सोचे कि उसका जीवन यापन भी सुरक्षित रखने की योजनाएं हों, जी और दूसरे लोग उसे जीवन यापन का जरिया बना लें, मुनाफा कमाने का जरिया बना लें। तो ये सबसे बड़ी बात थी जो भट्टा पारसौल के आंदोलन में किसानों की समझ में आई। जी क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ा हादसा हो गया था, गोलियां चली, लोगों की मृत्यु हुई। मैं उसमें बहुत एक्टिव रहा था और उसी आंदोलन का परिणाम आज 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है। तो इस आधार के बाद जब किसानों ने अपने अधिकारों को समझा, उसके नतीजे के तौर पर बहुत आंदोलन हुए। उसके बाद भी अदालत भी जानने लगी कि किसानों के साथ हक तलफी हो रही है। इसलिए भट्टा पारसौल का आंदोलन किसान आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उसके बाद धीरे धीरे किसानों को उनके अधिकार दिए जाने की बात की जाने लगी। आप नए कानून में देखिए, पहले तो किसान को मुआवजा मिलता था। जी वह किसान, मान लो उदाहरण के तौर पर एक गांव में 10 किसान हैं, जी उस किसान की ज़मीन से उस गांव का एक सामाजिक और आर्थिक सिस्टम है जो बना रहता है। जी खेतीहर मजदूरों के 100 परिवार हो गए, कारीगरों के दर्जनों परिवार हो गए, उस गांव का बढ़ई, उस गांव का लोहार, उस गांव का मोची, उस गांव का बुनकर, उस गांव का अन्य कारोबार जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। तो ये एक व्यवस्था थी जो उस किसान की खेती पे आधारित थी। जी आपने किसान को मुआवजा दे दिया और आपने असंख्य परिवारों को उजाड़ दिया जो उस किसान की ज़मीन पर अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए तो शहरों की तरफ पलायन बढ़ा। तो इस सोच के साथ उस आंदोलन में काम हुआ था और यही सोच बाद में दिल्ली तक पहुंची, अदालतों तक पहुंची। आपने देखा होगा उसके बाद ही बहुत सारे ऐसे आदेश हुए अदालतों के जिसमें किसानों को राहत मिली। अब नए भूमि अधिग्रहण कानून में जहाँ भी अधिग्रहण होगा, जी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा कि उस अधिग्रहण से क्या प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। और किसान को मुआवजा देने के साथ साथ नए भूमि अधिग्रहण कानून में यह भी प्रावधान किए गए हैं, जिन लोगों का रोजगार उजड़ेगा जी उनकी व्यवस्था के लिए इस कानून में गारंटी दी गई है। जी तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जेवर एयरपोर्ट के लिए हमने ज़मीनें लीं और किसानों का इसमें कितना बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने 2 गुने मुआवजे पे ही, जबकि वो ग्रामीण क्षेत्र था। संघर्ष हुआ प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी का वर्सेस किसानों के मुआवजे का। मुझे इसे झेलना पड़ा। मैंने मुख्यमंत्री से बार बार कहा कि ये ठीक नहीं है, 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन जब वाइबिलिटी आती थी प्रोजेक्ट की कि अगर महंगी ज़मीन अभी से ले ली गई तो उसका नुकसान भी प्रोजेक्ट की
कॉस्ट बढ़ने के कारण हो सकता है ना यानी बना प्रोजेक्ट पाएं, रोक, हाँ बिल्कुल रोक जा सकता है। रुक जा। तो ये बड़ा द्वंद्व रहा, तो इसलिए हमने फिर बात की, मुख्यमंत्री से किसानों को मिलवाया, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र घोषित हो चुका था, 12 जी इम्पोज हो चुकी थी इंडस्ट्रियल एक्ट की, तो नियम अनुसार तो 2 गुना ही मुआवजा बनता था, लेकिन सुविधाएं वहाँ शहरी कुछ नहीं थी। जी ग्रामीण कहते थे साहब हम कहाँ शहर हैं, हमें तो ग्रामीण क्षेत्र का मुआवजा मिलना चाहिए। जी खैर वो फिर बढ़वाया गया मुआवजा, जी और उसके बाद दूसरे फेज में बढ़वाया गया, उसे 3100 हुआ, पहले में 500 बढ़ा, दूसरे में 800 रुपये मीटर बढ़ा। और अब जब मैंने किसानों को मिलवाया तीसरे और चौथे फेज में, तो मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए सीधा 1200 रुपये प्रति मीटर का इजाफा किया। जी यानी उसका परिणाम यह हुआ कि हम ग्रेटर नोएडा से भी ज़्यादा मुआवजे पे आ गए, जबकि ग्रेटर नोएडा बहुत पहले का बसा हुआ है। तो ये विज़न प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई मुख्यमंत्री किसानों से सीधी बात करता हो और प्रदेश के प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी ज़्यादा गंभीरता रखता हो, नियमित समीक्षा कर कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट। अभी पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी मुख्यमंत्री जी से बिहार को लेकर, जी तो जब डिस्कस हुआ कि एक हमारा ऐसा प्रांत जहाँ से पूरी दुनिया को सभ्यता का, संस्कृति का संदेश दिया गया, जी मगध साम्राज्य को कौन नहीं जानता, नालंदा को कौन नहीं जानता, मौर्य साम्राज्य का वहीं से उदय हुआ, गौतम बुद्ध की कर्मस्थली वो रही, गुप्त साम्राज्य उसी के इर्द गिर्द घूमा। आज वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है, मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं वहाँ, और वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में। आज उत्तर प्रदेश के पास 5 तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं और काफ़ी तादाद एयरपोर्ट की हो गई है। तो जो सोच हमारे मुख्यमंत्री की है, और 2017 के बाद जिस तरीके से एयरपोर्ट ने छलांग लगाई है, एयरपोर्ट हो या आर्थिक स्थिति हो प्रदेश की, तो वो अपने आप में हैरान करने वाली है। अभी मैं वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने तारीफ की थी मुख्यमंत्री की। आज हम सेकंड नंबर की इकोनॉमी हो गए, जो 5वें 6ठे नंबर की हुआ करते थे। तो मुख्यमंत्री जी का विज़न, उनके काम करने के जो घंटे हैं, वो निश्चित तौर से इस प्रदेश को नंबर 1 पर तो पहुंचाएंगे ही। जी और यहाँ मेडिकल डिवाइस जैसा प्रोजेक्ट आ गया, पूरे देश को 5 मिले थे, एक उत्तर प्रदेश को मिला और वो भी जेवर को मिला। जी फिल्म सिटी मुख्यमंत्री जी इसलिए बनवाने हैं जा रहे हैं, जो हमारी प्रतिभाएं हैं आसपास की, उन्हें एक ऐसा मंच मिले, फिल्म बनाने वाले लोगों को एक ऐसा बेहतरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज ज़माना है, आधुनिक तकनीक से युक्त ऐसे संसाधन यहाँ उपलब्ध हों जिससे आदमी आए और अपना प्रिंट लेकर ही बाहर निकले। सारी फैसिलिटी के साथ फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। जी अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ निवेश कर चुकी हैं। कोरोना के 2 काल आए, लेकिन सबसे ज़्यादा निवेशकों की तादाद अगर उस काल में भी रही तो वो जेवर में रही। तो कुल मिलाकर यह मुख्यमंत्री जी का विज़न है, देश के प्रधानमंत्री का वह विज़न है जिसमें उन्होंने सोचा था उड़ान योजना के तहत कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ में यात्रा करे। तो हम सभी लोग मिलकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के विज़न को साकार करने के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जेवर अपने क्षेत्र के लोगों की खुशहाली का ही नहीं, वरन पूरे भारतवर्ष की खुशहाली का माध्यम बने। इस भाव से सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा एक, मेरे क्वेश्चन के सेगमेंट थे, लेकिन आपने सभी का जवाब दे दिया उसी सेगमेंट में ही, क्योंकि आपने विस्तार से जिस तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया, कैसे क्या हुआ, अधिग्रहण से लेके, विकास से लेके, डेवलपमेंट से लेके, उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को लेके, इन्वेस्टर्स को लेके, क्योंकि जेवर यमुना एक्सप्रेस वे यानी कि पूरा एक ऐसा लखनऊ का हमारा मिड सेगमेंट यानी कि देखा जाए इस रास्ते से गुजरता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नाक भी कहा जाता है, फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है, कैपिटल हब भी कहा जाता है, और फाइनेंशियल ग्रोथ जहाँ से निकलती है, जो ग्रोथ का इंजन होता है, वो भी गौतम बुद्ध नगर से निकलता है। और गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक ऐसा एयरपोर्ट, एक भव्य एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो आने वाले समय में वर्ल्ड को पहचान देने जा रहा है। नोएडा पहले देश में जाना जाता था, एयरपोर्ट आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अब इसकी पहचान बहुत बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ के विजन में सरकार ने यानी कि विदेशों में भी पहचान बनाई है,
उत्तर प्रदेश की पहचान, नोएडा की पहचान रहती थी क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है। लेकिन अब जो पहचान है गौतम बुद्ध नगर यानी कि एयरपोर्ट आने की वजह से, अब वो इंटरनेशनल, क्योंकि यात्री आएंगे, बार बार लोग ट्रैवलिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है विदेशी यात्रा भी होगी। ट्रैवल यानी ट्रांसपोर्ट, कार्गो का सबसे बड़ा हब होगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाओं की वजह से विदेश के साथ रोजगार की भी यात्राएं, जो एक बॉर्डर क्रॉस करके यानी कि दिल्ली की पोर्ट की होने की वजह से, कार्गो की वजह से, जो अब उत्तर प्रदेश के अंदर कार्गो का लोड बढ़ने जा रहा है। तो जब भी क्या होता है, कोई इस तरीके की योजनाएं होती हैं, तो सरकार को भी बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है, क्योंकि कार्गो एक हमारा सबसे बड़ा पैसा कमाने का जरिया होता है, एक सरकार के लिए जरिया होता है, व्यापार का सबसे बड़ा सुगम यात्राओं की यानी ट्रैवलिंग का साधन होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे देखा गया कि आपने जिक्र किया फिल्म सिटी का, फिल्म सिटी आने जा रही है, बहुत सारे मेडिकल डिवाइस यानी कि मेडिकल डिवाइस की आपने पार्क की बात करी। तो अब जैसे फेस सेगमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे सेगमेंट, क्योंकि अब एयरपोर्ट का ही क्वेश्चन क्लोज कर लेते हैं। कितना लगभग, क्योंकि ये जो अभी एक ट्रायल था फ्लाइट का, वो ट्रायल भी हो चुका है पूरा, कैलिबर फ्लाइट जो मतलब ट्रायल होना चाहिए वो पूरा हो चुका है। किस सेगमेंट पे है एयरपोर्ट? और हम जिस तरीके से डेली मैं देखता रहता हूँ कि सीएम की विजन यानी कि वो वीकली, मुझे लगता है वीक में 2 बार भी कभी कभी समीक्षा मीटिंग करते हैं एयरपोर्ट को लेके, क्योंकि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ग्राउंड पे आ चुका है। रीज़न उनकी मेहनत, उनकी श्रद्धा कह लो, या उनकी दृढ़ निश्चितता कह लो, और उसकी विजन में आप जैसे लोगों ने इस चीज़ को, इसकी जो कायाकल्प होती है ना, वो पलट दी, और आपने स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखा दिया है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये फेस सेगमेंट जो है कब, कितनी जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, कब इसका जो फेस है वो कब, फ्लाइट जो हैं कब इस पे, जो हम जैसे लोग कब इस पे यात्रा कर सकते हैं, इसकी कोई डेट निश्चित हुई है, और कितना सेगमेंट में ये कंप्लीट हो चुका है? उससे पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। अभी जब मुख्यमंत्री आए थे पिछले जी दिनों, जी तो वो बड़ा, और कैलिब्रेशन फ्लाइट हुई वहाँ 2 दिन पहले, आज भी है, जी जी आज भी होने जा रही है या हो गई होगी। तो जिन किसानों की ज़मीनें गई थी, मैंने उन कृषक परिवारों की महिलाओं को मुख्यमंत्री की अगवानी में रखा। जी मकसद यही था कि मुख्यमंत्री इस योजना में शामिल रहे, किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने प्रयास किए। जी तो वो सभी लोग उस दिन वहाँ मौजूद थे जिस दिन मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने आए थे। जी क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक। अगर हम इन विकास की योजनाओं में उस वर्ग को भी साथ लेकर चलेंगे जिनकी ज़मीनों पर यह विकास होता है, तो हम जल्दी उस लक्ष्य को हासिल कर जी पाएंगे। खैर, अब मैं विषय पर आता हूँ। जी वह विषय है कैलिब्रेशन फ्लाइट। आज भी हो रही है, ये 2-3 बार होती है। जी वैलिडेशन फ्लाइट हो ही चुकी थी विगत दिनों। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने एक एक चीज़ की समीक्षा की, उसके बाद वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले। जी उस बैठक में यह बताया गया नियाल द्वारा, जी और क्रिस्टोफ ने बताया कि हम 15 दिसंबर तक इसे संचालित करने की स्थिति में आ जाएंगे, 15 दिसंबर। सारे लाइसेंस वगैरह लेकर। जी और उससे पहले हम किसी भी दिन इसके उद्घाटन के लिए 15 नवंबर के बाद तैयार हैं। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में शायद पीएमओ से समय आ जाए, जी क्योंकि अभी तो बिहार का चुनाव भी चल रहा है। जी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि नवंबर में इसका इनॉग्रेशन हो जाए, लोकार्पण हो जाए, उसके बाद 15 दिसंबर से नियमित फ्लाइट चालू आरंभ है। हो जाए, जैसा नवी मुंबई में हुआ है। जी तो ये संभावित तिथि है हमारी। ये तय है कि इसी साल में इस एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ेगा, लोगों को इसी साल से सुविधाएं मिलेंगी। जी तो ये इसकी तिथियां अभी तक टेंटेटिव बताई जा रही हैं। जी बाकी तो अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। सुरक्षा के मानक भी जो निर्धारित किए गए हैं वो ऐसे किए गए हैं, कम समय यात्रियों को लगे, जी और सारा सिस्टम कॉन्टैक्टलेस बनाया जा रहा है। एक बार घुसने के बाद सीधा यात्री अपना हवाई जहाज़ में बैठने के लिए कम समय में पहुंच सके वहां तक। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारा दिखाने पड़ते हैं आपको, कागज़ दिखाइए, फिर सिक्योरिटी में समय लगता है। इस प्रक्रिया को वहाँ बहुत आसान बनाया जा रहा है, क्योंकि क्या वर्ल्ड फेसलेस बनाया गया है? कॉन्टैक्टलेस बनाया जा रहा है, ताकि आपको जैसे आपको आईडी दिखानी है तो आप पहले ही अपलोड कर सकते हैं जी उसे,
जब भी आप टिकट परचेज करें। सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा जांच वाँच नहीं करानी पड़ेंगी, ऐसी मशीनें जर्मन वगैरह जैसे कि से। विदेश पे एयरपोर्ट पे देखता हूँ कि वहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर गेट पे पुलिस पुलिस को मैन पावर कम करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया स्मार्ट टेक्नोलॉजी विदेशों की तर्ज पर यहाँ उपयोग होने जा रही है। जी और ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, 50% इसमें ऊर्जा का प्रयोग सोलर से और अन्य माध्यमों से होगा। जी और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी लोगों को दिखे। इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया, जो लुक दिया गया है। और अब तो हॉर्टिकल्चर का काम भी आरंभ हो चुका है, तो बहुत अच्छे अच्छे पौधे ग्रीनरी वहाँ डेवलप की जा रही है। जी तो कुल मिलाकर अगर एक अच्छा एहसास होगा, और जब 6 रनवे यहाँ बन जाएंगे तो ये बीजिंग से भी बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, जी एशिया का सबसे बड़ा। तो आज हम उस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि हमारी 1 महीने के अंदर वहाँ से फ़्लाइट आरंभ हो जाएगी। और जैसे ही वहाँ फ़्लाइट आरंभ होगी, लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा हब हब बनने जा रहा है। बनने इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो जल मार्ग को छोड़ते हुए यह एयरपोर्ट दुनिया की बेहतरीन कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जी जैसे हम गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ रहे हैं, जैसे हमने मुंबई दिल्ली कॉरिडोर को जोड़ ही जोड़ दिया दिया है। NHAI के माध्यम से, जैसे हम यमुना को ईस्टर्न पेरिफेरियल से जोड़ रहे हैं, जी जैसे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम जोड़ रहे हैं, तो सीधे हम दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन और दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन से जुड़ जाएंगे। जी बाकी जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके भी हमने 4 स्टॉपेज की DPR सबमिट कर दी है, वो हमें 3 घंटे में बनारस पहुंचा देगी यहाँ से, जी जो एयरपोर्ट से होकर जाएगी। और भी बहुत सारे विकल्प मेट्रो के, पॉड टैक्सीज़ के, जो अभी हमारे पूल में उन पर कार्य किया जा रहा है। जी तो यही चाहिए एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी लोगों को सुगमता के लिए। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी उत्तर प्रदेश में ऑयल पर काफ़ी कम टैक्स है, क्रूड ऑयल पर। ये जो डीजल पेट्रोल होते हैं दिल्ली में ज़्यादा है, तो तकरीबन 18% का वो फ़ायदा होगा यहाँ के यात्रियों। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली और अन्य शहरों की तुलना में है टिकट भी कम होगा एयर का, जी सस्ती हवाई यात्रा होगी। तो अभी जब हम मुख्यमंत्री जी के साथ विजिट पर गए थे तो बारीकी से देखा, बहुत भव्य बनाया गया है, अंदर सारी सुविधाओं से युक्त। मुख्यमंत्री जी भी डायरेक्ट कर गए थे कमियों को देख कर के, आउटर ये अभी इसमें ये काम होना है, अभी देखिए वो रह गया। उन सब की तैयारी चल रही है। और प्रधानमंत्री जी की जहाँ सभा होनी है उस स्थल का भी निरीक्षण किया गया था। जी तो बस अब इंतज़ार है कि देश के प्रधानमंत्री दोबारा से जेवर की सरजमी पर उतरें और एक उस चिर प्रतीक्षित एयरपोर्ट को इस देश को समर्पित करें, जो आने वाले समय में इस भारत की तरक्की की उड़ान किस तरीके से रही उसे प्रदर्शित करेगा। उत्तर प्रदेश के उस विज़न को प्रदर्शित करेगा जहां संस्कृति का भी एहसास है, जहां कमिटमेंट भी है, और जहां 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का राज भी छिपा हुआ है। वह एयरपोर्ट समर्पित होगा शीघ्र ही इसी साल में। इस भावना से सभी लोग काम कर रहे हैं। अपने क्योंकि एयरपोर्ट की मेन था, एक हर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी है लगातार। हालांकि एयरपोर्ट का जो काम है, कैलिब्रेशन फ़्लाइट होने के बाद सब लोगों को एक आइडिया है कि हम कभी भी, लेकिन मुझे जो लगता है कि डेट हो सकती थी ये, यानी कि एक्सटेंड नहीं होती। बिहार चुनाव की वजह से थोड़ा सा समय लगा इस डेट को आगे जाने में। और एक संभावित, जैसे आपने बताया कि संभावित डेट 15 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में उद्घाटन के बाद फ़्लाइट चालू हो सकती है। क्योंकि एयरपोर्ट आने के बाद, एयरपोर्ट चलने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। जब एयरपोर्ट चलेगा तो फ़्लाइट इधर से उधर मूव करेंगे। ये आप भी जानते हो कि आपको यहाँ से आने में समय लगा होगा, मुझे घर से आने में आधा घंटा लग जाता है, जबकि मात्र 5 मिनट का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक हैवी होता है अंदर जब चलते हैं। तो जैसे जब एयरपोर्ट की तरफ, तो वहाँ पे बहुत सारा ज़मीनों का एक्विजिशन हो चुका है, क्योंकि अब मैं दूसरे सेगमेंट पे जा रहा हूँ। जब ज़मीनों के, जब कोई बड़ा, एक एयरपोर्ट की इतनी बड़ी ब्रांडिंग है कि भव्य एयरपोर्ट आने जा रहा है, और ऐसा एयरपोर्ट जो एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट भी बनेगा, जिस तरीके से उसकी नींव रखी गई है,
और क्योंकि एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर का है तो जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश का जो लॉजिस्टिक हब है वो भी यही बनेगा। तो जो दिल्ली का लोड बहुत सारा दिल्ली पे भी, यानी कि रोजगार जो होना चाहिए, यानी कि जो एक पैसे का रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, वो भी यूपी की ग्रोथ बनेगा इससे। जब यहाँ पे आसपास के फिर इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो अभी क्या यमुना के पास यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र आता है। यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में जैसे लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, यानी कि कहा जाए एयरपोर्ट मैन भी उनको नाम दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी जॉब से, अरुणवीर सिंह साहब। उनका योगदान के दौरान पे आपका और उनका योगदान, जैसे एक अफसर और एक, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता से सीधा संवाद आपका रहता है। क्योंकि जब जो वोटर होता है वो उसने आपका नेतृत्व करने के लिए आपको चुना है, यानी अपनी समस्याएं बताने के लिए आपको चुना है, ना कि अधिकारी को। तो आपकी समस्याओं ने, आपने पूरी तरीके से मुआवजे का रेट भी बढ़वाया। मुआवजे का रेट जैसे आपने बताया कि इस रेट में ग्रेटर नोएडा का कितना है, और आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री का विजन प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री इसको चाहते थे कि ये हो, और ये सपना जो है इस समय पे बिल्कुल कामयाब होता हुआ हो गया है और कामयाब दिख रहा है आने वाले भविष्य में। तो जैसे अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताइए, क्या यमुना प्राधिकरण ने नीतियों के तहत प्लॉट का ऑक्शन, नीतियों के तहत प्लॉट का आवंटन, क्योंकि यमुना अथॉरिटी अब भाई एक हब मिल गया ना, उसके लिए एक आइडेंटिटी मिल गई कि यमुना के क्षेत्र में एयरपोर्ट आता है। तो क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा की वजह से यमुना आने वाले समय में क्या सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल यानी रेवेन्यू कमाने वाला अथॉरिटी बनेगा इन तीनों अथॉरिटी की अपेक्षा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं है। जी सर्वविदित है कि यमुना में सबसे ज़्यादा मारामारी है इस वक्त इन्वेस्टर्स की। जी अभी मैंने मुख्यमंत्री से हरियाणा टेक्सटाइल के लोगों को मिलवाया था, वी मैन एंटरप्रेन्योर्स को मिलवाया था, जी जो हरियाणा दिल्ली की रहने वाली थी। जी तो उन लोगों का कहना है कि हरियाणा हमसे, हम अपना सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जेवर में लगाना चाहते हैं। जी महिला एंटरप्रेन्योर्स थी बहुत, जो नोएडा में भी काम करती हैं और दिल्ली रहती हैं। जी उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम 6 बजे यहाँ से भाग जाते थे दिल्ली अपने घरों को, और आज हम रात को 12 बजे भी जाते हैं तो हमें कोई डर का एहसास नहीं होता। मतलब आप सीधे सीधे कहा जाए तो जो एक कानून व्यवस्था का सवाल हमेशा गौतम बुद्ध नगर पर रहा है, वो बिल्कुल अब जीरो हो चुका है। ज़ीरो हो चुका है। ये जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ जी कि डेस्टिनेशन इसलिए ही यमुना प्राधिकरण बन गया। हर व्यक्ति चाहता है एयरपोर्ट के आसपास वो अपने उद्योग धंधे लगाए, क्योंकि आजकल देश के अलावा, लोकल मार्केट के अलावा, दुनिया के मार्केट पर ज़्यादा नज़र रहती है उत्पादकों की। कैसे वो जल्दी कच्चा माल जो वहाँ से आना है, मान लो कि मोबाइल इंडस्ट्री हो, उसे कुछ पार्ट्स जी बाहर से मंगाने हों, तो दिल्ली अगर वो उतरेगा तो पूरे दिन नो एंट्री वहाँ उसे मिलेगी, जी और दूसरे दिन वो या रात को अपना आएगा, दूसरे दिन फैक्ट्री में आएगा। जी अब चूंकि कार्गो के लिए अलग रास्ता हमने डिज़ाइन किया है इस एयरपोर्ट के लिए, जिसका मेन रास्ते से कोई मतलब नहीं है, यात्री वाले से, उससे हम सीधे जा सकेंगे। मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि कृषि के उत्पाद भी, जो हम कृषि की उपज करते हैं, उन्हें भी शीघ्रता से बाहर भेज सकें, जी उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और हम पूरा एक लॉजिस्टिक हब डेवलप कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की तरफ चोला स्टेशन मैंने आपको बताया था, जी वह चोला स्टेशन जहाँ कभी मेरे क्षेत्र के नौजवान सुबह 5 बजे पहुँच जाते थे यात्रा जी करने के लिए। तो ये सारी जब व्यवस्थाएं वहाँ हो जाएंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यमुना जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है, और पर्यटन की आगे संभावना वृंदावन में वहाँ की योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा तो बची यमुना की वजह से रहे, जी असलियत पूछी जाए। अगर ये जेवर एयरपोर्ट नहीं आता तो देखिए, नोएडा के पास तो ज़मीनें जमीन ही बची नहीं नहीं है हैं। ग्रेटर नोएडा ग्रेटर में। नोएडा में सीएजी का ऑडिट हुआ था, पुरानी सरकारों के 50-50 करोड़ हजार के घोटाले निकले। घोटाले, और उनकी जमीनें सब डिस्प्यूटेड में है, वो तो कोर्ट केस चल रहे हैं। इन लोगों ने तो किया क्या था कि पुरानी सरकारों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलके इनको सबको लूट का अड्डा बना दिया जी था। किसान इसमें सबसे ज़्यादा पिसता था, औने पौने दाम में किसानों से ली, और फिर जो खेल शुरू होता था वो ना आपसे छिपा ना किसी और से। बिल्कुल आज योगी जी की सरकार आने के बाद कम से कम उन घोटाले तो नहीं हो रहे। आज किसान से बात तो की जा रही है, उसको इसका हक मिल रहा है। अब जैसे एयरपोर्ट का मुआवजा बढ़ा, तो वही मुआवजा जेवर एयरपोर्ट का हम जिला बुलंदशहर के किसानों को देने जा रहे हैं। जी आज हम ग्रेटर नोएडा और नोएडा की कई दौर की मेरी बात हो चुकी है, शीघ्र ही उनका भी मुआवजा बढ़वाने जा रहे हैं। जी
तो ये जो मुआवजा वृद्धि भी हो रही है, किसान के भविष्य की योजनाओं पे भी चर्चा हो रही है कि हम किस तरीके से नए भूमि अधिग्रहण कानून की मूल भावना के अनुरूप उनके जीवन यापन को सुरक्षित रखने की योजनाएं बनाएं भविष्य में। तो इन सब चीज़ों पे ये सरकार सोच रही है, विकास भी हो रहा है, किसानों की भी सुनी जा रही है, समाज के अंतिम छोर का भी उत्थान हो रहा है। तो कुल मिलाकर यमुना प्राधिकरण आज इस प्रदेश में ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि देश में पहली पसंद है निवेशकों की। और ज़मीनें भी अब काफ़ी कम हो गई हैं यमुना के पास, इसलिए उसे अपना दायरा भी बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक सवाल मेरे पास आया हुआ है। जैसे यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र है, या यमुना ग्रेटर नोएडा का हो या नोएडा का हो, नोएडा के पास तो लैंड ही नहीं बची है, ग्रेटर नोएडा के तो लैंड है सभी पहले से ही ऑलरेडी कोर्ट केस है, डिस्प्यूटेड में है। नोएडा के पास फ्रेश लैंड है, क्योंकि नोएडा का जो यमुना का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और क्योंकि एक्विजिशन में नहीं था पहले, लगातार एक खाली, क्योंकि एयरपोर्ट आने के बाद ऐसे उठता चला गया ग्रोथ उसकी। तो कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे क्या है कि जब भी एक नियमावली होती है कि कोई भी ज़मीन एक्विजिशन करती है, ज़मीन जैसे सपोज करो सरकार ने ले ली है, किसी ने, जब तक उसका पूरा मुआवजा या पूरा पोजीशन में नहीं आता है तब तक आप उस ज़मीन को स्कीम में नहीं ला सकते। लेकिन यमुना में ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं कि ज़मीन ना तो यमुना के पास अभी पोजीशन में है, ना भी किसानों का वहाँ से सेटल हुआ है, और उस प्लॉट को उठा के स्कीम में ला के बिल्डर को ऑक्शन में दे दिया गया है। इस चीज़ की जानकारी है आपके लिए? मुझे निश्चित तौर से जानकारी है, और इसका मैंने बड़ा भारी विरोध किया, और इस क्योंकि व्यवस्था ये को तो नियमावली देखा जाए तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो सरासर लाल फीताशाही, और इसे तो तानाशाही कहेंगे, और ये तो ब्यूरोक्रेट्स की बहुत गंदी सोच है यमुना कि की जमीन आपने किसान से ली नहीं है और इंडस्ट्री वाले को आपने आपने फंसा निकाल दिया। के और ऑक्शन में भी दे नहीं दी। नहीं, फंसा दिया आपने। बिल्कुल। तो ये तो सरासर धोखा है, इसका मैंने विरोध किया था, मेरे संज्ञान में आई थी, कई ऐसी जगह अलॉट हो कई गई। सारे क्या प्लॉट ऐसे बेचारे व्यापारी जिनको पैसा दे दिया, अब इनके ऊपर ये क्या करते हैं, उन पे ब्याज पे ब्याज लगाते जा रहे हैं। वो व्यापारी क्या करे जिसने पैसा भी दिया, वो व्यापारी क्या करे जिस पे एक लिमिट भी बढ़ाते जा रहे हैं, और जमीन आपकी है नहीं, आपने ये तो वो हो गया ना, किसी की जमीन उठाई और आपने बेच दी। आप सरकार है तो ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई नियमावली बनी हुई है? नहीं नहीं, कोई ऐसी नियमावली नहीं है। जब ये मैंने सरकार के संज्ञान में लाया, मुख्यमंत्री भी इसमें सख्त हुए, क्योंकि पहले जानकारी नहीं थी, सब चोरी छिपे होता था जी। और अब ऐसी कोई ज़मीन देने की किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं है जो बिना किसान से लिए वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अलॉट कर दे। ऐसे बहुत प्रकरण मेरे संज्ञान में आए थे। तो इससे आश्वस्त रहें कि अब ऐसा नहीं होगा, जो हुआ वो पहले हो गया होगा, संज्ञान में आते ही उस पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि ये बड़ा मामला था, काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते थे, क्योंकि जवाब जब ज़मीन आपकी है ही नहीं, आपने उठा के स्कीम में ला के किसान को यानी कि किसी को अलॉट कर दी और ज़मीन आपने ली। चलिए ठीक है, ये मुद्दा है, आपने इसका जवाब दिया और आपके नॉलेज में भी, और आपने मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। क्या कोई लगता है कि जैसे ये तीनों प्राधिकरण और यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद में, जैसे पहले कमिश्नरेट सिस्टम जब यहाँ लागू हुआ तो पहले की व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था, क्योंकि जब भी कोई रोजगार आता है तो सबसे पहले कोई विदेश कंपनी या देश की कंपनी आती है तो आर&डी टीम करती है, आर&डी टीम होती है उनकी। तो आर&डी के दौरान पे सबसे पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स निकाले जाते हैं, उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देखी जाती है, यानी ट्रैफिक नहीं लगता हो। दूसरी, लाइट की व्यवस्था देखी जाती है, लाइट नहीं हो। तीसरा, आंदोलन देखे जाते हैं कि किसानों के आंदोलन तो नहीं होते हैं। चौथा, देखा जाता है वहाँ की कानून व्यवस्था, तब जाके कोई बड़ी कंपनी उस जगह इन्वेस्ट करती है कि ऐसा व्यवस्था होगी, अगर आंदोलन हो रहे होंगे तो लेबर स्ट्राइक कर देगी, काम नहीं हो पाएगा उसका, इंडस्ट्रीज का, वो तो पैसा बेकार चला गया। अगर ट्रैफिक लग रहा होगा तो उसकी लॉजिस्टिक नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका वैसे भी काम नहीं चलेगा। बार बार लाइट का यानी कि पावर की सप्लाई नहीं होगी तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। और कानून व्यवस्था खराब होगी, रास्ते में जा रहा है, दहसी ने गोली मार दी तो वो भी काम नहीं हो पाएगा। अब नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में क्या पहले की सिस्टम में और कमिश्नर सिस्टम आने के बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी मजबूत हुई है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बाद में आऊँगा, आपका सवाल परिवहन व्यवस्था पे था। जी। तो मैं सारे प्राधिकरण के सीईओ जब भी मुझे मिलते हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अपने उस प्लानर को मेरे सामने प्रस्तुत करो जिस बेवकूफ़ ने जी। ग्रेटर नोएडा और नोएडा की प्लानिंग करते समय यहाँ जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप नहीं किया। हम्म। जब इसका विकास हो रहा था उस वक्त हम अंडरग्राउंड मेट्रो की व्यवस्था कर सकते थे, जी। सार्वजनिक परिवहन की जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते थे, उनके स्टॉपेज वगैरह। तो यही दिक्कत ग्रेटर नोएडा में रही। मैं इस विषय को विगत 6 साल से कार्य योजना के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी।
कि आखिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे तो जो दबाव बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की जो स्थिति हो रही है, ये भी एक इसका कारण है। जी। अब हमने कुछ हाइड्रोजन बसेस ली हैं, मैं एयरपोर्ट से भी शीघ्र ही चलवाने जा रहा हूँ बसेस हाइड्रोजन, और अपने क्षेत्र में भी चलवाने जा रहा हूँ। मेरा निरंतर दबाव है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे कि शहर जो हम विश्व स्तरीय कहते हैं जिसे, अगर उसमें हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा तो वास्तव में विश्व स्तरीय हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा होगा, जहाँ पहले एसएसपी बैठते थे, पुलिस कम थी, आज आईपीएस रैंक के दर्जनों अधिकारी यहाँ दर्जनों मौजूद अधिकारी हैं। हैं। क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम भी तेज़ हुआ है। और मैंने बताया कि दिल्ली की महिला एंटरप्रेनर्स जो नोएडा में फैक्ट्री लगाती हैं, वो कह रही हैं कि हम तो रात को 12 बजे भी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण तो विदेश में भी योगी जी का दिया जाता है। और योगी जी के राज में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आया है। जी। और योगी जी को इसीलिए अन्य प्रांतों में भी पसंद कर रहे हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, वहाँ लोग डिमांड कर रहे हैं हमें योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर दे दें। जी। तो यहाँ की व्यवस्था भी कमिश्नरेट आने के बाद काफ़ी बेहतर हुई है। इसी वजह से इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, और यही मेरी समझ से वजह हो सकती है आने की। आपने बहुत सही, क्योंकि जैसे मैंने कहा, क्योंकि कानून व्यवस्था की वजह से ही सबसे पहले देखा जाता है। आपने एयरपोर्ट के रिलेटेड सवालों का भी जवाब दिया, एयरपोर्ट से भी बताया, कब शुभारंभ होने जा रहा है वो भी डेट बताई, क्या कारण रहा था, किसका विज़न था, ये भी आपने अच्छे तरीके से बताया। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि तीनों प्राधिकरणों के अंडर में, कंट्रोल में प्राधिकरण आता है, क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट बहुत होता है। प्राधिकरण में कहीं ना कहीं खबरों की छपती रहती है कि प्राधिकरण में ये विभाग में घोटाला हो गया, तीनों में कहीं ना कहीं करप्शन का नाम जुड़ा रहता है। तो इन करप्शन के कंट्रोल करने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा मॉनिटर, क्योंकि लगातार यहाँ अधिकारी आते हैं, सालों तक जमे रहते हैं, आपने चाहे इंजीनियर विभाग में देखे होंगे, चाहे किसी डिपार्टमेंट में देखे होंगे, वो यहीं आ रहे हैं और यहीं से रिटायर भी हो रहे हैं। कई सारे ऐसे भी उदाहरण मिले होंगे, कई सारे ऐसे भी उदाहरण मिले होंगे कि जो एक नियमावली 3 साल प्लस 5 साल की होती है मंडल और जिले की, उसको भी क्रॉस करने के बावजूद भी वो अपना सिस्टम ऐसा बनाते हैं और यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। क्या कोई ऐसी नियमावली क्या मुख्यमंत्री जी के पास तक नहीं पहुँचती जो सभी अधिकारियों पर लागू होती है और नोएडा गौतम बुद्ध नगर के प्राधिकरणों पर आके वो जीरो हो जाती है? इस बारे में कभी आपने विषय उठाया है? देखिए, ये तो विषय ही पहले दिन से हम लोग इनकी कार्यशैली के विषय में विधानसभा के पटल से लेकर सरकार तक के संज्ञान में ला रहे हैं। जी। इनकी नियमावली में भी हमने संशोधन कराया। पहले इनकी पोस्ट ट्रांसफरेबल नहीं थी, जी। आईएएस पीसीएस को छोड़कर। वो संशोधन हमारी सरकार ने 2018 में किया। और जहाँ तक घोटालों की बात है, तो बड़े बड़े घोटाले पुराने समय में यहाँ हुए जो आपसे छिपे नहीं हैं। जी। किस तरीके से रातों रात ज़मीनों के उपयोग को चेंज करके बिल्डर माफियाओं को फ़ायदे पहुँचाए गए, और जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, अगर मैं लेना शुरू करूं उनके नाम, तो हो सकता है शाम तक हम इसी डिस्कशन पर हैं। जी। हम पुरानी बातों पर नहीं जा नहीं रहे, जाते हुए मैं करंट। हम जा रहे हैं योगी जी की ट्रांसपेरेंसी की जी। तरफ। जी प्रदेश बिल्कुल। बहुत बड़ा है, जी उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है बिल्कुल। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में, ये सभी जानते हैं। लेकिन गंदगी जो भी बाकी है अभी भी, वो नियमावली में परिवर्तन इसीलिए हुआ था कि इन्हें खौफ रहे कि इन्हें हटाया भी जा सकता जी। है। तो वो खौफ आज भी विद्यमान है, और प्रयास रहता है हम लोगों का, कोई ऐसी सूचना हमें करप्शन की मिलती है तो हम उसे सरकार के संज्ञान में लाते हैं। और प्राधिकरणों से बहुत सारे ऐसे काम, जैसे इन्होंने गांवों में सीवर लाइनें डाल दी, उनका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं बनाया, वो ज़मींदोज़ हो गई, तो उन्हें सबको निकलवाया गया कि भाई आपने सारा पैसा ज़मींदोज़ कर दिया, इसे ऊपर लाइए। बहुत सारी योजनाएं, जैसे अब हम बिड सिस्टम पे जा रहे हैं ताकि प्राधिकरण का फ़ायदा हो और कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। उसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील रहती है कि ऐसी तरीके से भूखंडों का आवंटन हो जिसमें जो बीच के दलाल हैं उनका हस्तक्षेप समाप्त हो जाए और सीधा उसका फ़ायदा सरकार, प्राधिकरण और आम आदमी को हो।
सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई भ्रष्टाचारी आए तो हमें बताइएगा, उसका इंतजाम करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, आपने एक-एक क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन कुछ ऐसे जवाब हैं, जिन जवाबों का कोई भी जवाब नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन कर लो, क्योंकि सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, उस दिशा का कोई जवाब नहीं है, हर कोई प्रभावित है, हर कोई जानता है। आपने तमाम सवाल मुद्दों का सही तरीके से 1 टू 1 जवाब दिया। ऐसे तो जवाब जैसे आपने कहा करते चले जाओ तो शाम बीत जाएगी, क्योंकि नोएडा एक ऐसा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के ये जितने भी जोन हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब दे पाना समय, यानी क्योंकि मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल सब मुद्दों को एक दिशा मिल चुकी है, एक ग्रोथ मिल चुकी है, और एक यहाँ पे सब लोग अपने अपने जीवन को जिस तरीके से एक सपने लेके आते हैं नोएडा जैसे शहर में, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यमुना जैसे क्षेत्र में रहने के लिए, उनको वो अब जो सुविधाएं हैं वो मिलने जा रही हैं और मिल भी रही हैं। तो लोग सब व्यापार भी, यानी कि रोजगार भी सबको क्रिएट हो रहा है। आपने तमाम ऐसे सवालों का जवाब दिया। धीरेन्द्र सिंह जी विधायक नहीं है, एक विजन है, एक ऐसा विजन जो किसानों की मुस्कान, युवाओं की नौकरी और यूपी की पहचान को जोड़ता है। जेवर एयरपोर्ट अब उड़ान भरने को तैयार है और इसके साथ ही उड़ान भरेगा एक नया उत्तर प्रदेश का सपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कीमती समय देकर हम लोगों के लिए समय दिया और लोगों के लिए बताया। थैंक यू।